गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम 11th क्लास के फिजिक्स का एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सभी एग्जाम में वो पूछा जाता है ना। वो कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग से हम उसको केवल फार्मूला और फार्मूला से क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। वो है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति से संबंधित है। क्या है? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति से संबंधित है और उस प्रक्षेप गति से संबंधित जो क्वेश्चन है क्या बनता है, उड्डयन काल होता है, एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, एक क्षैतिज परास होता है और उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया जा कभी कभी आप लोगों से, ठीक है ना। तो प्रक्षेप गति क्या होती है पहले थोड़ा शॉर्ट में हम ये बताएंगे, फिर हम डायरेक्ट उस फार्मूला में चले जाएंगे। डिराइव करके फार्मूला को नहीं बता रहे हैं, डिराइव के लिए आपको अलग लेक्चर में देखना पड़ेगा, उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, है ना, डिराइव के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम केवल उस फार्मूला को बता के फार्मूला से क्वेश्चन कैसे आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति क्या होती है सुनिए। जैसे मान लीजिए इसको कहा जाता है क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये क्या होता है? क्षैतिज। तो होता क्या है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा मीन्स इसको छोड़कर, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में, ऐसे भर छोड़ दो, इसके अलावा चाहे जैसे फेंको, है ना। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, अब अन्य दिशा में चाहे ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, ऊर्ध्वाधर ऐसे नहीं फेंकना है, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में, तो जैसे ये फेंके तो ये वस्तु ऐसे यहाँ आ जाएगी, ये, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के दूसरे स्थान पर जाके गिरती है। क्या कहा हमने? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में, ऊर्ध्वाधर के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर जाकर गिरती है। तो वस्तु की इस गति को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप गति। अब फेंके जाने वाली वस्तु को प्रक्षेप कहते हैं और जो रास्ता उसका होता है वो रास्ता परवलयाकार होता है। यानी प्रक्षेप का पथ क्या होता है? परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसको आप लोगों को सब कुछ सिद्ध करके बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं, जैसे देखिए ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज, किसी वस्तु को यहाँ से ऐसे फेंका गया, कितने वेग से? u वेग से। तो ये वस्तु ऐसे जा कर के यहाँ पर गिरी, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? क्षैतिज परास। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ये थीटा है, इस दिशा में एक घटक होगा u cos थीटा और इस दिशा में एक घटक होगा जिसको क्या कहा जाएगा? u sin थीटा, ठीक है ना। हम बताना ये आज चाहते हैं, तीन ठो इसमें महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, तीन महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, है ना। तो ये प्रक्षेप गति में तीन महत्वपूर्ण जो फार्मूला होता है वो कौन कौन है ये हम बताना चाहते हैं। एक होता है उड्डयन काल, एक होता है क्षैतिज परास और एक होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है ना। तो इस प्रक्षेप गति में तीन महत्वपूर्ण पद, इसमें तीन महत्वपूर्ण राशियाँ, ठीक है ना, तीन महत्वपूर्ण राशियाँ। उनमें से पहला नंबर कौन सा है? उड्डयन काल, उड्डयन काल। दूसरा नंबर है क्या? क्षैतिज, क्षैतिज परास। और तीसरी राशि जो है वो कौन है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है। अब उड्डयन काल, उड्डयन काल का जो सूत्र होता है वो T बराबर होता है 2u sin थीटा अपान g,
और जो इसका सूत्र होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये, और इसका जो सूत्र होता है एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और टी बराबर ये। इसके बारे में बता दें, ये जो होता है ये आपको बता दें थीटा और 90 माइनस थीटा में समान होता है, समान होता है। जो क्षैतिज परास का मान होता है थीटा और 90 माइनस थीटा में समान होता है, अर्थात 30 अंश और 60 अंश में आर का मान समान होता है। ठीक है, ये 40 अंश और 50 अंश में आर का मान समान होता है। ठीक है, ये आय कह रहे हैं हम, इसको बात को ध्यान देना। ठीक है ना। प्रक्षेप गति में मुख्य 3 महत्वपूर्ण राशियां होती हैं, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। उड्डयन काल का सूत्र होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। क्षैतिज परास का सूत्र आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, अब ये जो मान होता है थीटा और 90 माइनस थीटा में समान होता है, अर्थात थीटा 30 अंश लें चाहे 60 अंश लें, आर का मान समान होगा। 40 और 50 में आर का मान क्या होगा, समान होगा। और ऐसे ले सकते हैं कि जितने दो का योगफल 90 अंश होता है, जैसे एक 10 ले लिया जाए, एक 80 ले लिया जाए, तो जितना 10 में होगा उतने 80 में भी होगा। ठीक है ना। और ये भी लिख दे थीटा बराबर 45 पर आर का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। थीटा बराबर 45 पर आर का मान सबसे अधिक होता है। क्यों? थीटा का मान यदि यहाँ 45 रखेंगे तो 45 दूना 90 होगा, और साइन 90 का मान ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण राशियाँ हैं। अब इसमें अब ये हम इसका डिटेल में जब कोई लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन भी बता देंगे। अभी हम केवल ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से फार्मूला से सवाल आए बताना चाहते हैं, है ना, जो नीट जेई में आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं 11th क्लास के सिलेबस से है ये। ठीक है ना। उड्डयन काल का मतलब होता है कि वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में लगा समय। जब कोई वस्तु फेंकी जाती है प्रक्षेप गति से, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने और वापस आने में जो लगा समय होता है वो होता है उड्डयन काल। उस उड्डयन काल का ये सूत्र होता है। u क्या है, वेग है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, थीटा क्या है, प्रक्षेप कोण ये है। ठीक है। क्षैतिज परास क्या होता है, उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, वस्तु के द्वारा उठने उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, क्षैतिज परास r। ठीक है ना। और अधिकतम ऊंचाई तो जान ही गए, अधिकतम ऊंचाई यानी पृथ्वी तल से। ठीक है ना। तो ये होता है इनका मान। थीटा का मान यदि यहाँ पर थीटा का मान यदि हम 45 रखेंगे तो आर का मान अधिकतम आएगा, और यदि थीटा का मान यहाँ पर 90 रखेंगे तो एच का मान क्या आएगा, अधिकतम आएगा। ठीक है ना। यदि यहाँ थीटा का मान 90 रख देंगे तो ये, और इसमें क्या है, थीटा बराबर 90 पर एच का मान सबसे अधिक आएगा, सबसे अधिक। ठीक है ना। जैसे ये थीटा बराबर 45 पर, ये थीटा बराबर 45 पर आर का मान सबसे अधिक है, उसी प्रकार थीटा बराबर 90 अंश पर एच का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है ना। हमने क्या कहा, फिर से देख लीजिए क्या कहा हमने।
क्या बोला हमने? ये कहा कि t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। हमने कहा r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है। अब यहाँ पर यानी आप ये कह सकते हैं t प्रोपोर्शनल u, ये r प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर और h प्रोपोर्शनल भी क्या है? यू स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब अधिकतम मान के लिए थीटा बराबर इसमें कितना होना चाहिए? 90। थीटा बराबर इतना होना चाहिए 45, और थीटा बराबर इसमें कितना होना चाहिए? ये। ठीक है ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2u अपान जी, और इसमें r बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी, और इसमें h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपान 2g। इसको मैक्स लिख सकते हो और इसको भी मैक्स लिख सकते हो। ठीक है ना। जब थीटा का मान सबसे 90 अंश रहेगा तब तक वो सबसे ज़्यादा हवा में रहेगी वस्तु। ठीक है ना। अब ऐसे तो आपको बता दें कि प्रक्षेप गति के लिए थीटा का मान 90 अंश होना ही नहीं चाहिए। प्रक्षेप गति के लिए थीटा का मान 90 अंश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रक्षेप गति के लिए शर्त है कि जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंकी जाती है तो वो उस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। फिर भी परिस्थिति में ये दिखाया जा सकता है कि थीटा का मान 90 अंश होने पर h का मान क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब आप इन दोनों के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि r मैक्स जो होता है वो 2h मैक्स है, या कि फिर ये भी कह सकते हो कि h मैक्स जो होता है वो r मैक्स का क्या होता है? आधा होता है। इन दोनों फार्मूलों से ये पता चलता है कि r मैक्स h मैक्स का क्या है? 2 गुना है, या h मैक्स r मैक्स का आधा है। ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना है। ये नहीं होता है कि जब r मैक्स होगा तो उसी समय h मैक्स होगा। r मैक्स होने के लिए शर्त है थीटा बराबर 45 अंश। r मैक्स होने के लिए शर्त है थीटा बराबर 45 अंश, और h मैक्स होने के लिए थीटा का मान कितना? 90। ये मत सोचिए कि जब r मैक्स होगा तो उसी समय h भी मैक्स होगा। ठीक है ना। लेकिन एक बात जरूर है कि h मैक्स और r मैक्स भले अपनी अलग अलग स्थितियों में होते हैं, r मैक्स और h मैक्स अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन जो r मैक्स होगा वो h मैक्स का क्या होगा? डबल होगा, और h मैक्स जो है r मैक्स का आधा होगा। भले वो दोनों अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं, पर r मैक्स h मैक्स का डबल और h मैक्स r मैक्स का आधा। ठीक है ना। अब यदि ये कहा जाए कि जब r मैक्स होगा, ये कहा जाए कि जब r मैक्स होगा तो h कितना होगा? तो ये ना सोचो कि जब r मैक्स होगा तो h उसका आधा होगा। जब r मैक्स होगा इसका मतलब होगा, जब r मैक्स होगा इसका मतलब होगा कि थीटा का मान 45 लेना है। अब आप यहाँ पर थीटा की जगह 45 रख दीजिए तो ये पता चल जाएगा कि जब r मैक्स है तो h कितना होगा। ठीक है ना। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब r मैक्स होगा तो h कितना होगा? तो थीटा का मान 45 लिखोगे। ठीक है ना। जब h मैक्सिमम होगा तो r कितना होगा? तो थीटा का मान 90 रखेंगे। ये जान लो कि जब h मैक्सिमम होगा तो r 0 आएगा। क्या कहा हमने? जब h मैक्सिमम होगा, जिस कंडीशन पर h मैक्सिमम होगा। किस कंडीशन पर h मैक्सिमम होगा? थीटा बराबर 90 पर। थीटा बराबर 90 पर h क्या होगा? मैक्सिमम होगा। थीटा बराबर 90 पर h क्या होगा? मैक्सिमम। तो थीटा बराबर 90 पर r कितना होगा? तो 0 आएगा। इसमें रख कर देख सकते हो। ठीक है ना। तो ध्यान देना है, बात बहुत अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना। यानी
हम कह क्या रहे हैं सुनिए फिर से, बल्कि ये बोल रहे हैं कि जब आर मैक्स होगा अर्थात थीटा बराबर 45 अंश होगा, तब h बराबर होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बटे 2g। तो यू स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर बटे 2g। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, यू स्क्वायर बटे 1 यू स्क्वायर बटे 2 और बटे 2g एक, तो यानी कुल मिला के h इक्वल टू यू स्क्वायर बटे 4g ये आएगा। तो यानी जब r मैक्स होगा तो h कितना होगा, यू स्क्वायर बटे 4g होगा। ठीक है ना। जिस केस में r मैक्स होगा उस केस में h इतना आएगा, क्योंकि हमने कहा है कि r मैक्स अलग केस में होगा और h मैक्स अलग केस में होगा। r मैक्स होता है थीटा बराबर 45 पर, r मैक्स कब होता है, थीटा बराबर 45 पर। h मैक्स कब होता है, थीटा बराबर 90 पर। अब आपसे क्वेश्चन कहा कि जब r मैक्स हो तो h कितना होगा, तो r मैक्स का मतलब थीटा बराबर 45, तो h मैक्स h निकालना हो तो ये थीटा के 45 लिखेंगे। ठीक ऐसे ही जब h मैक्स हो अर्थात थीटा बराबर कितना 90 अंश, तो r कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 गुणे 90 बटे g। तो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 180 बटे g। ठीक है। तो 180 का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। यानी क्या कहा हमने, कहा हमने ये कि जब r मैक्स होगा तो h कितना होगा, यू स्क्वायर अपान 4g। क्या कहा, जब r मैक्स होगा तो h कितना होगा, यू स्क्वायर अपान 4g। और जब h मैक्स होगा, जब h मैक्स होगा, जब h मैक्स होगा तो r कितना होगा, 0 होगा। ये याद रखना। ठीक है ना। एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है कि यदि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और क्षैतिज परास दोनों मान लो बराबर हो, यदि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और क्षैतिज परास दोनों क्या हो, बराबर हो, तो प्रक्षेप कोण कितना होगा। है एक क्वेश्चन है, यदि क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है तो प्रक्षेप कोण कितना होगा, कितना होगा। यदि क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है तो प्रक्षेप कोण कितना होगा। यानी क्षैतिज परास यानी r और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी h। r बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, और ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बचा, साइन 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ठीक है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, ये बराबर ये होते हैं, और ये 2 बार लिख देते हैं, साइन थीटा गुणे साइन थीटा 2 बार, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, 2 cos थीटा बराबर साइन थीटा बटे 2। इस 2 को इधर लाओ तो 2 दूना 4, ये उधर भेज दो तो साइन थीटा बटे cos थीटा होगा कि नहीं होगा सर। तो 4 इक्वल टू tan थीटा,
tan में 4 किसका मान होता है पता नहीं, थीटा बराबर tan इनवर्स 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब मालूम किसी को हो कि 4 किसका होता है तो लिख सकते हो कि इतने अंश का मान है, और नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यदि क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है तो प्रक्षेप कोण कितना होगा। ठीक है ना। तो प्रक्षेप कोण थीटा बराबर tan इनवर्स 4 पर दोनों का मान समान होगा। ठीक है। अब ऐसे थीटा बराबर 45 पर h, थीटा बराबर 45 अंश पर r जो है वो r मैक्स होता है, लेकिन h जो होता है वो क्या होता है, h बराबर u²/4g होता है। और थीटा बराबर 90 अंश पर h जो है वो h मैक्स होता है, और जो r है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। क्या कहा हमने, थीटा बराबर 45 पर r जो होगा r मैक्स होगा, लेकिन h जो होगा वो u²/4g होगा। और जब थीटा का मान 90 अंश लेंगे तो h जो है क्या होगा, h मैक्स होगा, लेकिन r जो है कितना आएगा, 0 आएगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। अब यदि देखा जाए कि चाहे जो परिस्थिति हो h मैक्स हो, चाहे जो परिस्थिति हो r मैक्स हो, तो उनकी यदि बात करें तो ऐसी स्थिति में r मैक्स जो है h मैक्स का डबल होता है, और h मैक्स r मैक्स का आधा होता है। ठीक है ना। जैसे यदि ये कहा जाए कि यदि कोई खिलाड़ी है, यदि कोई खिलाड़ी जो है किसी गेंद को क्षैतिज दिशा में 50 मीटर फेंकता है, क्षैतिज दिशा में 50, तो यदि वही खिलाड़ी यदि ऊपर की ओर उसी गेंद को फेंकता उसी वेग से तो कितना जाता, 25 जाता है ना। यदि अधिकतम इस दिशा में 50 तो उसी वेग से ऊपर की ओर फेंकेगा तो कितना जाएगा, 25 जाएगा। ठीक है ना। ये होता है। अब फिर कहेंगे, तब तो कहेंगे कि h मैक्स और r मैक्स h और r बराबर कैसे होंगे। h और r बराबर होंगे तो कोण अलग, कोण कोई दूसरा होगा, और जब h मैक्स होता है तो थीटा 90 होता है, जब r मैक्स होता है तो थीटा 45 होता है। ठीक है ना। दोनों बातें अलग अलग है, इसको समझना पड़ेगा। और हमने कहा कि r मैक्स का मान, r मैक्स कब होता है, थीटा बराबर 45 अंश पर। मान लीजिए कोई लॉन्ग जंप करता है, एक खिलाड़ी, एक आदमी ले लेते हैं, है ना। एक आदमी u वेग से थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर 45 अंश और थीटा बराबर 60 अंश का कोण बनाकर लॉन्ग जंप करता है। एक आदमी, अलग अलग नहीं, एक आदमी समान वेग u से, हर बार उतने वेग से, एक आदमी समान u वेग से एक बार 30 अंश से जंप किया, एक बार 45 अंश से, एक बार 60 अंश से, है ना। तो 45 अंश के समय सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगा ये एक आदमी। अब ये मत सोचना, ऐसे तो नहीं समझ रहे हैं कि एक ठो आदमी 30 से जा रहा है, एक ठो आदमी 45 से जा रहा है, एक ठो आदमी 60 से, तो 45 वाला ज़्यादा जाएगा। ये अलग अलग यदि आदमी हैं, अलग अलग वेग वो कुछ और है, तो ऐसा भी हो सकता है 30 वाला सबसे ज़्यादा चला जाए, वो अपनी और कैपेसिटी की बात हो सकती है। लेकिन आदमी क्या हो, एक ही हो, हर बार कितने वेग से फेंक जाए, जंप करे एक ही वेग से, कोण भर बदले, कोण भर, क्या कहा हमने, एक ही आदमी एक ही वेग से 4 बार लॉन्ग जंप करे और हर 4 बार में 3 बार जंप करे, एक बार 30 अंश, एक बार 45 अंश, एक बार 60 अंश, तो वो सबसे ज़्यादा कब जाएगा, 45 पर जाएगा।
और अलग अलग कोई है कि कोई 30 से कूदता है, कोई 45 से, कोई 60 से, तो वो हो सकता है वो 30 वाला आगे हो जाए, है ना, तो उसकी कैपेसिटी अलग होगी, अलग वेग होगा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि एक ही आदमी एक ही वेग से 3 बार जंप करे और एक बार 30 अंश से, एक बार 45 अंश से, एक बार 60 अंश का कोण बना के, तो सबसे ज़्यादा जाएगा 45 के समय। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी कह देता है कि आर मैक्स एच मैक्स का तिहाई है, दुगना है, तो प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा, है ना। तो ये जिसका मान लगभग 24 कुछ होता होगा, जो भी हो, आप थीटा बराबर tan इनवर्स 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।